तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारा पेट में जो पाचन क्रिया होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। वहीं अगर बात की जाए हमारे ड्यूडेनम की, गृहिणी की, जो कि छोटी आंत से पहले का हिस्सा होता है, यहाँ पर जो हमारा डाइजेशन होता है ये अल्कलाइन मीडियम में होता है। उसके बाद आता है हमारी छोटी आंत, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, बट ये होती काफ़ी लंबी है, और क्योंकि ये फोल्ड रहती है, एक कॉइल की तरह फोल्ड रहती है, जो कि पेट से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक का हिस्सा माना जाता है इसको। यहाँ पे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पाचन क्रिया जो होती है वो यहीं पे होती है। इसके साथ ही यहाँ पे अवशोषण का कार्य किया जाता है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड के द्वारा। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकले रहते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6.7 से लेकर 7.6 मीटर्स तक होती है, यानी कि लगभग 6.5 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है ये। और इसमें 3 मेन एरियाज होते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत में 3 मेन एरियाज होते हैं। पहला तो ड्यूडेनम है, जो मैंने आपको गृहिणी बताया था। इसके साथ आता है जेजूनम, फिर आता है इलियम, ठीक है। तो 3 हिस्सों से मिलके बनती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम, ठीक है। इनकी जो लंबाई होती है, सबसे लंबा होता है ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का, सबसे छोटा होता है ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का। उसके बाद आता है जेजूनम, जो कि लगभग 2.5 मीटर के बराबर होता है, और इलियम जो है लगभग 3.5 मीटर के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आता है जो पाचन क्रिया होती है हमारे ड्यूडेनम में, हमारे गृहिणी में जो पाचन क्रिया होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पेट से खाना निकलता है वो ड्यूडेनम में ही आता है, ठीक है। अभी जब पेट से खाना निकल रहा है तो वो एसिडिक है, ठीक है। ड्यूडेनम का कार्य ये होता है कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। इसीलिए यहाँ पे बेसिक मीडियम में जो आपके पाचन क्रिया होती है उसका कार्य किया जाता है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वसा आदि जो होते हैं, इसके डाइजेशन का कार्य जो है ये ड्यूडेनम में किया जाता है। उसके बाद आता है जेजूनम। जेजूनम जो होता है यहाँ पे अवशोषण का कार्य होता है। यहाँ पे जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं, अभी उनके एब्जॉर्प्शन का कार्य यानी कि अवशोषण का कार्य होता है। इसके साथ ही ये मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है। उसके बाद आता है इलियम। इलियम में जो पाचन क्रिया होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी जो छोटी आंत होती है इसका सबसे नीचे का हिस्सा इलियम कहलाता है, और ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है हमारे पूरे आहार नली का। इसकी जो इनर वॉल होती है वहाँ से म्यूकस निकलता है। म्यूकस जो होता है वो एक तरह का एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि पाचन क्रिया में मदद करता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, इसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इरिप्सिन होता है। इरिप्सिन जो होता है ये पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलता है, इरिप्सिन नाम होता है। फिर इसमें लाइपेज भी पाया जाता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। माल्टेज पाया जाता है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। सुक्रेस पाया जाता है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है, सुक्रेस। न्यूक्लियोटाइडेस पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेस, शुगर या फिर फॉस्फोरिक एसिड में बदलता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारी छोटी आंत के इलियम वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पाई जाती है। जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होता है, वो पूर्णतः कंप्लीट जो होता है वो इलियम में होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द इलियम, जो कि हमारी छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा माना जाता है। जो हमारा फूड जो होता है ये जब पच जाता है तो उसमें अवशोषण कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जब खाना हमारा पच जाता है पूर्णतः तो उस वक्त वो हमारे छोटी आंत के सबसे निचले हिस्से में यानी कि हमारे इलियम में होता है। इलियम में म्यूकोसा पाया जाता है, म्यूकोसा पाया जाता है जो कि हमारे पचे हुए खाने को हमारे ब्लड में या फिर लिम्फ में भेजती है, ठीक है। इसके साथ ही इलियम जो होता है इसके अंदर विली पाया जाता है। विली जो होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कई सारे फोल्ड्स होते हैं जो कि इनर वॉल में पाए जाते हैं, जो इनका अंदर की अंदरूनी जो दीवार होती है या लाइनिंग होती है, लेयर होती है, उसमें इस तरह के छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि छोटी आंत में जो हमारा अवशोषण होता है, जो खाद्य पदार्थ पच चुके हैं उनका जो अवशोषण होता है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो विली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पाई जाती है, तो हमारे इलियम में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आती है हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कोलन भी कहलाती है, और इसके बाद होता है हमारा डिफिकेशन। जो भी अपचित खाना भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत से बाहर चला जाता है। तो जो भी अवशोषण का हिस्सा बचा रहता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ सॉल्ट जो होते हैं जो बच जाते हैं, वो हमारी बड़ी आंत में अवशोषण हो जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारा वेस्ट होता है अभी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया होता है, कुछ सेमी सॉलिड फीकस में कन्वर्ट हो चुका होता है। जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, फाइनली जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अर्ध ठोस होता है। साथ ही इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर से वो भी बाहर आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ी दुर्गंध भी होती है इसमें। नेक्स्ट है एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन होते हैं जो कि कैटलिस्ट जैसा कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि जाइमेज का नाम है, तो जाइमेज जो है ये एक एंजाइम है। ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसमें जाइमेज जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है विटामिन्स और पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कुछ एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ज़रूरी होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सभी जो इम्पॉर्टेंट पोषण तत्व होते हैं ये सेल को एनर्जी प्रदान करते हैं, इसके साथ ही हमारी जो लाइफ होती है या हमारा जो शरीर का विकास होता है इसको मेंटेन करने की का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स, जो हमारा फूड, जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है फैट, वसा, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में, तो जो भी हम लोगों का खाना होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और CXH2O Y का कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे C हो जाएगा X और H2O का Y का इस तरह का कंपाउंड बनेगा। हमारे शरीर की लगभग 55 से 75% जो एनर्जी होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है हमें। ये स्टोर होता है हमारे लीवर में, इसके साथ ही जो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियों में स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और जब भी ज़रूरत होती है तब यहाँ से हमें एनर्जी जो होती है ये प्राप्त हो जाती है। 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है ये लगभग 4.5 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रदान करता है ऑक्सीडेशन होने पर। ठीक है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज 4.5 किलो कैलोरी प्रदान करता है ऑक्सीडेशन होने पर। उसके बाद यहाँ पे लैक्टोज दिया हुआ है। लैक्टोज जो होता है ये एक प्रकार का नेचुरल शुगर होता है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, दूध में पाया जाता है। इसके बाद आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल दही बनाने में होता है, साथ ही चीज़ बनाने में होता है। तो जहाँ पर भी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलना होता है वहाँ पे इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है फैट। फैट जो होते हैं ये भी कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये कम पाया जाता है। तो मतलब ये सिंपली क्या होती है, ये कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन होती है, जिसमें कहीं पे ऑक्सीजन या कहीं पे हाइड्रोजन जैसे कंपाउंड जो हैं ये पाए जाते हैं। फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और साथ ही जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
लगभग 1 ग्राम फैट के बर्न होने पर हमें 9 से 9.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। जो हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी होती है, इसका 15 से 20% एनर्जी जो है ये हमें फैट से मिलता है। कार्बन एटम्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, इसके बेसिस पे जो फैट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 2 प्रमुख ग्रुप्स में। पहला होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड का अर्थ होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह का सिंगल बॉन्ड बना रहा है अगर कार्बन का कंपाउंड, ज़्यादातर पूरे फैट का जो कंपोनेंट है इसमें ज़्यादातर सिंगल बॉन्ड अगर पाए जाते हैं तो वो होता है हमारा सैचुरेटेड फैट। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन इसका कंजप्शन जो है ये हमें कम ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा इसको कंज्यूम किया जाता है, ज़्यादा इसको इनटेक किया जाता है तो हाई रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क जो होता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि ब्यूटायरिक एसिड जो कि बटर से मिलता है हमें, उसके बाद आता है लॉरिक एसिड जो कि कोकोनट ऑयल से मिलता है, पाम ऑयल से मिलता है। नेक्स्ट है मिरिस्टिक एसिड जो कि गाय के दूध में मिलता है, पाल्मिटिक एसिड जो कि पाम ऑयल से मिलता है, स्टेरिक एसिड जो कि मीट या फिर बटर से मिलता है। ये सभी एसिड्स ये सभी जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं इनको कम अमाउंट में खाने में बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर ज़्यादा खाया जाए तो हार्ट के डिजीजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स ऐसे होते हैं जिनमें लगभग एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है या फिर अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो चेन होती है वो सी सिंगल बॉन्ड सी हो सकती है, बट कहीं एक बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ये जो फैटी एसिड्स हैं ये पाए जाते हैं फ़िश में, यहाँ पे आई मिसिंग है, ठीक है, तो ये फ़िश में पाए जाते हैं, इसके साथ ही मक्के में पाए जाते हैं, वॉलनट यानी कि अखरोट में पाए जाते हैं, सनफ्लावर के सीड्स में पाए जाते हैं, सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें पाए जाते हैं, सोयाबीन में पाए जाते हैं, कॉटन का जो सीड्स होता है उसमें पाए जाते हैं, ऑलिव ऑयल में और सनफ्लावर ऑयल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ट्रांस फैट्स जो होते हैं ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल फैट होते हैं जिनको हाइड्रोजन को मिलाया जाता है जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसके साथ, और सॉलिड बना दिया जाता है, तो ये बन जाते हैं ट्रांस फैट। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा देते हैं हमारे शरीर में, और इसलिए इनके ज़्यादा कंजप्शन करने से भी जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है और साथ ही हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड्स से बनता है, मतलब प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है ये अमीनो एसिड्स के थ्रू होती है, और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए नहीं जाते हैं, तो इनको हमें एज अ सप्लीमेंट के रूप में लेना होता है। इसके साथ ही कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में खुद से ही बनते हैं, खुद से ही इसका सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, इसको हम लोगों को बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन एक्सेट्रास। अल्फ़ा केराटीन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारे नाखून में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। केराटीन की एक लेयर पाई जाती है। इसके अलावा टायरोसिन जो होता है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनके नाम है मरासमस और क्वाशियोरकोर। ये दोनों ही बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन्स। ये भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, और कई सारे प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और हर प्रोटीन का अपना अलग कार्य होता है। यहाँ पे विटामिन की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे टाइप के विटामिन्स पाए जाते हैं और हर विटामिन का अपना कार्य होता है, अभी हम लोग देखेंगे।
विटामिन्स हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर में पाए नहीं जाते हैं, हमको इसका बाहर से ही सोर्स जो है वो लेना पड़ता है। जैसे कि विटामिन डी है तो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, इसको हम लोगों को सूर्य के प्रकाश से इसका सिंथेसिस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खाने से हमें कुछ प्रकार के स्पेशल प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स जो होते हैं इनको दो प्रकार से बांटा जाता है। जिस प्रकार से ये घुलनशील होते हैं पानी में या फिर वसा में, उस तरह से इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें आता है ए, डी, ई और के, ठीक है। ए, डी, ई और के, ये सभी विटामिन जो होते हैं ये हमारे लीवर में स्टोर होते हैं और एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं। तो लीवर और एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके बाद कुछ विटामिन होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे आता है विटामिन बी के सभी विटामिन, इसके साथ ही विटामिन सी, ये सभी ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। ये ऐसे विटामिन हैं क्योंकि पानी में घुलनशील हैं, तो इसलिए जैसे यूरिनेशन होता है उसके साथ ही, जैसे हमारे शरीर से पानी निकलता है उसके साथ ही ये निकल भी जाते हैं, इसलिए रेगुलरली हमें विटामिन बी और सी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, प्रश्न ज़रूर से सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस इशू हुआ है बीच में, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया जो कि आँखों की बीमारी है, और स्किन का इन्फेक्शन, ठीक है। मिलता कहाँ से है, तो गाजर खाने से मिलता है, दूध पीने से मिलता है, चीज़, बटर, एग और साथ ही कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B1 जिसको थायमीन नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से होता है बेरी या फिर जो विकास होता है वो रुक जाता है हमारे, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, ठीक है। मिलता कहाँ से है, तो विभिन्न प्रकार की जो दालें पाई जाती है, सोयाबीन पाया जाता है, मिल्क पाया जाता है, या फिर हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है हमें विटामिन B1 यानी कि थायामीन। अभी यहाँ पे अगर हम लोग सोर्सेस की बात करते हैं तो कहाँ से मिलता है, कौन से खाने में क्या पाया जाता है, ये लगभग सभी में कॉमन है कि मिल्क खा लो, मीट खा लो, या फिर मिल्क पी लो, या फिर मीट खा लो, या एग खा लो, इस तरह की चीज़ों से ही मिलता है। तो ये सब हम लोग जिस पे फोकस करना है बस वो देखेंगे, और साथ ही जो विटामिन के नाम है, विटामिन है और इसकी कमी से क्या बीमारी होती है, ये खासा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा। उसके बाद आता है विटामिन B2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इसकी कमी से होता है किलोसिस या फिर डर्मेटोसिस। ये एक तरह की स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्किन की बीमारी होती है, त्वचा की बीमारी है जिसको हम लोग किलोसिस कहते हैं। इसमें ड्राई स्किन हो जाती है, जैसे कि जो ड्राई लिप्स हो जाते हैं आपके विंटर्स में, या फिर स्किन जो होती है ये भी काफ़ी ड्राई हो जाती है, इसी तरह का बीमारी है ये राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से। सेम है मिल्क से, एग से, लीवर, किडनी, ईस्ट, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सभी से ये सब जो कमी है ये पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसको नायसिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा नामक डिजीज़ जो है वो नायसिन की कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। उसके बाद आता है B5 पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है इसको, जैसे कि 5 लिखा हुआ है तो 5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा, इसकी कमी से होता है पैरास्थेशिया। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ जलन वाली सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है हमारी स्किन में, ठीक है, B5 की कमी से। उसके बाद आता है यहाँ पे विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है, स्किन की बीमारी होती है, साथ ही जो हमारी मसल्स होती है ये ट्विस्ट कर जाती है, ठीक है, तो मांसपेशियों की भी दिक्कत आती है B6 की कमी से, जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B7 को बायोटीन भी कहा जाता है, इससे स्किन की समस्या होती है, साथ ही बालों का झड़ना, इस तरह की समस्याएं जो है ये विटामिन B7 की कमी से होती है। उसके बाद आता है विटामिन B9 जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं।
फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, साथ ही इसमें भी विकास जो होती है वो इसकी दर कम हो जाती है या तो रुक जाती है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, एनीमिया होता है फॉलिक एसिड की कमी से। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है B12 जिसको कोबालामिन कहा जाता है। तो इसमें विटामिन के साथ साथ कोबाल्ट होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है और साथ ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो भी कमज़ोर हो जाता है B12 की कमी से। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है वो ऐसी बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से स्कर्वी जो होती है ये होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी हमें मिलता है आंवला से, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनसे सभी से विटामिन सी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से होते हैं रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में होता है, रिकेट्स अडल्ट्स में यानी कि बड़े लोगों में होता है। उसके बाद आता है विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। टोकोफेरॉल इसकी कमी से स्टेरिलिटी आती है, मतलब महिलाओं को समस्या आती है गर्भ धारण करने में। इसके साथ ही जो उनके प्रजनन के अंग होते हैं इसमें भी कमज़ोरी आ जाती है या फिर मसल्स में कमज़ोरी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट आता है विटामिन के जिसको नेप्थेक्यूनोन कहा जाता है। तो विटामिन के नेप्थेक्यूनोन कहा जाता है इसको। इससे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो खून का थक्का जम जाता है, जब भी कहीं कट होता है तो वहाँ पे खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है। विटामिन के की कमी से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जो घाव होते हैं उसको भरने में समय लगता है। यहाँ पे क्योंकि खून का थक्का जमना जो होता है वो आसानी से हो जाता है अगर विटामिन के जो है वो बराबर मात्रा में आपके शरीर में। उसके बाद आता है हमारा श्वसन सिस्टम जो होता है, यानी कि हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है एयरवे, दूसरा होता है लंग्स, हमारा जो लंग्स है फेफड़ा है, और दूसरा है जो सभी मसल्स होती हैं जो कि श्वसन क्रिया में मदद करती हैं। हम जो सांस लेते हैं तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, साथ में मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर वे है जहाँ से हवा जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है वो होता है हमारा नाक, हमारा मुंह। इसके बाद आता फिर हमारे गले में ही होता है फायरनेक्स जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। लायरनेक्स होता है जिसको स्वर यंत्र बोला जाता है। इसके बाद आता है ट्रैकिया यानी कि श्वसन नली। फिर ब्रोंकाई आता है और श्वसन नलिकाएँ आती हैं जिनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ये सभी जो हैं ये हमारे बाहर से मतलब हवा को अंदर हमारे शरीर में ले जाती हैं और हमारे फेफड़ों तक ले जाती हैं, हमारे लंग्स तक ले जाती हैं। तो ये एक तरह का पूरा एक परिवहन सिस्टम है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं हमारे, एक होता है हमारा दायां और एक होता है बायां। और इसकी जो स्थिति होती है वो छाती के वक्षीय गुहा में होती है, मतलब ये जो होता है हमारे थोरिएक कैविटी ऑफ चेस्ट में लोकेटेड होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो राइट लंग है ये लेफ्ट वाले से बड़ा है और यहाँ पे हार्ट को रखने की भी जगह होती है, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे राइट हैंड साइड होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लंग की साइज़ जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। लंग्स में राइट ओर में 3 पालियाँ होती हैं और बाईं ओर में 2 पालियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसको लोब्स कहा जाता है। राइट साइड में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं। फेफड़े जो होते हैं ये हमारे श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल यूनिट माना जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और इनका कार्य ये होता है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर मिलती है उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके ये ट्रांसफ़र करती हैं हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है, जो रक्त प्रवाह है उसमें ये हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा रह जाता है वो वापस से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक बार हम सांस लेते हैं, एक बार सांस छोड़ते हैं। तो जो सांस लेते हैं उसमें एयर जाती है, उससे ऑक्सीजन हमारे खून में घुल जाता है, और जो सांस बाहर छोड़ते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले नाक से या मुंह से हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद ये हवा जो जाती है वो हमारे ग्रसनी में जाती है, मतलब कि गले में एक पाइपलाइन जैसा होता है, तो उसको ग्रसनी कहा जाता है। बेसिकली हमारे गले में जाती है। उसके बाद 2 मार्ग होते हैं, एक होता है हमारा फूड पाइप, अन्न प्रणाली, ठीक है। तो फूड पाइप में नहीं जाती है, फूड पाइप में नहीं जाती है, ये जाती है विंड पाइप में, ठीक है। तो स्वर यंत्र से होकर ये हमारे
विंड पाइप में जाती है, जो कि एक तरह से रास्ते के रूप में होता है, मार्ग के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एपिग्लॉटिस भी होता है हमारे गले में, इस तरह से एपिग्लॉटिस बना रहता है, जो कि हवा को गुजरने के लिए खुलता है। तो ये एक मार्ग का एक तरह से गेट है जो कि हवा के गुजरने के लिए खुलता है। उसके बाद ये जाता है हमारा ग्रसनी से, ये हवा जो है ये हमारी श्वास नली में जाती है, और इसके बाद यहाँ पे ये दाएं बाएं शाखा में बट जाती है, दाएं बाएं शाखा में बट जाती है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी संरचना होती है जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है इसको। और उसके बाद यहाँ पे आता है एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। एल्वियोली कहते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। तो यहाँ पे एल्वियोली प्रेजेंट होती है, जो कि ऑक्सीजन गैस को अलग कर देती है हमारे हवा से, जो भी हमने सांस लिया है उससे ऑक्सीजन गैस को अलग कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये हमारे लंग्स में ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो लगभग 15 से 25 टाइम्स होता है हर मिनट में, और अगर छोटे बच्चों की बात करें तो लगभग 35 होता है प्रति मिनट। हमारा ब्लड जो है वो एक परिवहन सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जो कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ही ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और CO2 को बाहर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जिसमें 97% ऑक्सीजन जो है इसका परिवहन जो है RBCs के द्वारा किया जाता है, और बचे हुए 3% का परिवहन जो है ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन RBC के द्वारा किया जाता है, और लगभग 70% जो है इसको कैरी किया जाता है प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। तो वही प्लाज्मा और RBC दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफ़र है इधर से उधर वो करते हैं। इसके बाद आता है RBCs में एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन नाम से जानते हैं। यही ऑक्सीजन को ट्रैवल कराता है एक टिश्यू से दूसरे अंगों तक, जो बाकी हमारे शरीर के सभी अंग हैं उसमें ट्रैवल करवाता है ऑक्सीजन को हमारा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 100 ml ब्लड है अगर, तो उसमें 12 से 18 ग्राम हेमोग्लोबिन जो होता है ये नॉर्मल आदमी में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे जो सेल में श्वसन क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन रहित जो हमारा श्वसन क्रिया होता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है लेकिन ऑक्सीजन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभी इनकम्प्लीट ही ऑक्सीडेशन हुआ रहता है, यानी कि जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का वो ऑक्सीजन रहित एटमॉस्फेयर में होता है, जिसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि C6H12O6 जो कि ये ग्लूकोज है ये टूटता है जिसमें बनाता है अल्कोहल को C2H5OH, इसके साथ ही CO2 को 2CO2 और 56 किलो कैलोरी एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ 56 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो हमको मिलती है। इस तरह का रेस्पिरेशन जो है ये पौधों के द्वारा होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा होता है, जो बीज होते हैं पौधों के बीज होते हैं उनके द्वारा होता है। इसके साथ ही जो एनिमल्स की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड भी बनता है हमारे मसल्स सेल में। तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें जो खमीर उठता है या फर्मेंटेशन होता है वो भी एक एग्जाम्पल है, जिसमें ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन क्रिया होती है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्मेंटेशन। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन होता है और उसके प्रेजेंस में जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जो कि होती है 656 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 656 किलो कैलोरी मिलती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहीं अगर हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो 2 स्टेजेस में होती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है कर्ब साइकिल या इसी को सिट्रिक साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस और कर्ब साइकिल 2 स्टेजेस होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में और इसके साथ ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी रिलीज होता है। एनर्जी जो हमारे शरीर की होती है वो हमेशा हम लोग लिखते हैं एटीपी में, ठीक है। इसी फॉर्म में एनर्जी हमारे शरीर से रिलीज होती है और हमारे शरीर की जो भी क्रिया होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी होता क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये ज़्यादा पॉपुलर है एटीपी। और एक और होता है NADH जिसका मतलब होता है रिड्यूस निकोटिनामिड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका वर्किंग हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है एट हमारे लेवल पे, क्योंकि हमें बायोलॉजी बहुत डीप में नहीं पढ़नी है, एक ओवरऑल लेवल ऊपर लेवल पे पढ़नी है। तो वहाँ पे हमें अगर एटीपी के बारे में पता है तो बस बहुत है। उसके बाद क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड निकलता है, ठीक है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड निकलता है और इसके साथ ही ग्लाइकोलिसिस के दौरान में 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा ही कंज्यूम कर लिए जाते हैं और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बच जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आता है दूसरा कर्ब साइकिल। कर्ब साइकिल वो श्वसन क्रिया है जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और साथ ही सेल मेम्ब्रेन में होती है। मतलब अगर यूकैरियोट है, पूरा विकसित न्यूक्लियस है, पूरा विकसित सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और अगर अभी विकसित नहीं है, प्रिमिटिव स्टेज का सेल है तो उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। वहाँ पे उसका जो झिल्ली होता है, सेल की कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे इस तरह का कर्ब साइकिल जो होता है वो बनता है। इसमें क्या होता है कि जो टोटल ऑक्सीडेशन के बाद जो पायरुविक एसिड मिला है हमें, ठीक है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस में होता है। जब पायरुविक एसिड जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिफरेंट एंजाइम्स में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, और ये जो पायरुविक एसिड है इसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकल रही है, 2 ATP। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये फर्दर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इसके साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब ये वाला जो क्रिया है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। और ये जो क्रिया है जिसमें पायरुविक एसिड हमारे CO2 H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ब साइकिल। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी कर्ब साइकिल, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जो निकलता है हमारे, अगर 36 ATP की एनर्जी जो होती है वो निकलती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारी क्या हो गई, इसमें से हमें 2 ATP मिली, यहाँ से 2 ATP मिली, ये 2 ATP है, इसके साथ यहाँ से पायरुविक मॉलिक्यूल से निकल रही है 36 ATP। तो टोटल हो गई 36 + 2 38 ATP एनर्जी जो होती है वो टोटल हम लोगों को मिलती है एक श्वसन क्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ये रक्त तंत्र होता है, इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, हृदय होता है, मतलब हमारी ब्लड होती है, रक्त होता है, ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, और हमारा हृदय होता है, ठीक है। तो मुख्य तीन चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के द्वारा हमारा जो श्वसन क्रिया से जो ऑक्सीजन मिला है वो हमारे डिफरेंट सेल तक पहुंचता है, साथ ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो ये जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन मिलता है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषण तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनका भी ट्रांसफ़र होता है। साथ ही अच्छी चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है और जो बुरी वेस्ट चीज़ें हैं उनका भी ट्रांसफ़र किया जाता है जो हमारे शरीर के बाहर चली जाती है, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसफ़र होता है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम जो है वो भी परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम,
ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है कि जहाँ पे हमारा मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, और जो ऊतक पाए जाते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनके बाहर एक सर्कुलेटरी फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसा पाया जाएगा। तो इस तरह से जो बाहरी अंग है, एक स्नेल का एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इस तरह का एक स्नेल है, एक घोंघा है। यहाँ पे क्या होगा, एक इसका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इसके जो अंग हैं और इसके जो ऊतक हैं, इसके बाहर एक कवरिंग पाई जाएगी। कीड़ों के बाहर भी पाई जाती है, तो इसको क्रेटेशियंस होते हैं, या फिर छोटे कीड़े होते हैं, या मोलस्क होते हैं, या फिर कुछ अदर इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। उनमें ओपन यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें हमारा जो ब्लड होता है ये नलिकाओं में बहता है। ठीक है, ये नलिकाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, कई साइज़ की हो सकती हैं, पर हमारा जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट के अपने कुछ चेम्बर्स होते हैं, जिसमें रक्त जो होता है वो हार्ट तक जाता है, फिर हार्ट से निकलकर फिर से पूरे हमारे शरीर में ट्रैवल करता है। इस तरह से क्या होता है, ये एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। और हमारे सभी प्रकार के जो बड़े जानवर होते हैं, या फिर हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास भी एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर इम्पॉर्टेंट आता है हमारा ह्यूमन हार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न भी बनते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है, जो कि परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। ठीक है, तो इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, और इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, और साथ ही जो वेस्ट होता है, जो हम लोग यूरिन करते हैं या फिर जो हमारा डिफिकेशन होता है, ये सभी वेस्ट जो है इनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। हार्ट जो होता है, अगर हम लोग उसके वेट की बात करें, ठीक है, इसके भार की बात करें, तो लगभग 250 से 300 ग्राम जो होता है वो इसका भार होता है बड़े लोगों में। नेक्स्ट है हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, ये एक दोहरी दीवार वाली थैली के अंदर होता है। ठीक है, तो दोहरी दीवार वाली थैली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी यही होगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अंदर होता है हमारा हार्ट, ये पेरिकार्डियम है हमारा, और इसके साथ ही इसके अंदर एक द्रव भी भरा रहता है। तो ये जो होता है साइड साइड में एक द्रव भी भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है, जो कि हृदय को बाहरी झटकों से बचाता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्नेहक के रूप में, यानी कि एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, जो आउटर शॉक्स होते हैं, और साथ ही एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। अगर हम लोग दीवारों की बात करें, जो हमारा हृदय की दीवार होती है, इसके 3 लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, इस तरह से ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तीनों में कार्डियम आपका फिक्स्ड है, बस पहला होता है एपी, दूसरा होता है मायो, तीसरा होता है एंडोकार्डियम। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं, जो कि 2 ऊपरी कक्ष होता है, जिसको हम लोग 2 अपर चेम्बर्स कहते हैं। इसका नाम होता है आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल्स, हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल्स। ये क्या होते हैं, ये ग्रहण कक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग ये हार्ट देखें, हमारा ये हार्ट है, तो यहाँ पे 2 चेम्बर बने होंगे, 2 कक्ष बने होंगे, जिसको हम ग्रहण कक्ष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल है। उसके बाद होता है हमारा दूसरा, 2 लोअर होते हैं, 2 निचले कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स कहा जाता है इसको। ये हमारा ये वाला जो है, ये ए है, आर्ट्रिया, ऑरिकल्स, और दूसरा है हमारा वेंट्रिकल्स। इस तरह से यहाँ पे 2 बने रहते हैं और यहाँ पे भी 2 बने रहते हैं। इस तरह से 4 कक्ष होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ मैं, ये ही आर्ट्रिया है, ये 2 आर्ट्रिया हो जाते हैं, 2 ऊपर के हैं ना, 2 ऊपरी हैं, 2 ऊपरी चैम्बर हैं, तो ये A1 हो जाएगा एक साइड का, ये A2 हो जाएगा एक साइड का, ये V1 हो जाएगा एक तरफ का वेंट्रिकल, लोअर वाला, निचले वाला, निचला कक्ष, ये वेंट्रिकल एक साइड का हो जाएगा, ये दूसरे साइड का हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा कहा जाता है हमारा
एक तरफ का पूरा कहा जाता है हमारा राइट तरफ का जो हार्ट होता है, ठीक है। और ये इधर वाला जो होता है ये हमारा लेफ्ट तरफ का हार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दो हृदय माना जाता है कि एक तरफ लेफ्ट तरफ भी हृदय की धड़कन सुनाई देती है और राइट तरफ भी हृदय जो होता है वो कार्य करता है। तो इस तरह से सेंटर में होता है हमारा हृदय, हमारे शरीर के सेंटर में पाया जाता है और ये इधर की तरफ का परिसंचालन करता है, इधर की तरफ का परिसंचालन जो है लेफ्ट वाला करता है। नेक्स्ट है, अगर हमारा जो हार्ट है वो जब ऑक्सीजन को रिसीव करता है, मतलब जहाँ से एंटरिंग कक्ष है हमारा, उसको हम लोग राइट आर्ट्रियम कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है हमारा, वो दो नलिकाएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। ये हमारे शरीर से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ हमारा ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है वो पहले हार्ट में जाता है राइट साइड, फिर हमारे लंग्स में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो लेफ़्ट वाले आर्टरिया में जाता है, वहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और इस तरह से ये सिस्टम जो होता है हमारा पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने का सिस्टम जो होता है एक यूनिट में पूरा हो जाता है, ठीक है। एक जो यूनिट हमारी एटीपी जनरेट होती है एक बार के श्वसन क्रिया से, उसमें ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें हार्ट में जाना, पहले राइट साइड में जाना, फिर उसके बाद हमारे फेफड़ों में जाना और उसके बाद लेफ़्ट साइड में जाना, ठीक है। जब लेफ़्ट साइड में जाता है तो ये हमारे शरीर से आयोटा नामक जो नलिका होती है उससे बाहर निकलता है। अगर हम लोग नॉर्मल हार्ट बीट की बात करते हैं तो पर मिनट लगभग 72 से 75 बार हमारा हृदय जो है वो धड़कता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा रेट जो है हार्ट की पंपिंग जो है वो कम पाई जाती है, तो चांसेस होते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या फिर हार्ट का फेलियर हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर जो होता है वो हृदय की धड़कन जो होती है उसको एक लिमिट तक, जिसको जैसे कहा जाता है कि 60 की धड़कन पे फिक्स कर देता है। अभी ये फिक्स हो गया यहाँ पे, यानी कि हृदय जो है वो लगभग 60 बार धड़केगा। अगर आपका नॉर्मल हृदय नहीं धड़क पा रहा है तो एक पेसमेकर लगा हुआ है जो उसको बाहर से मदद करेगा 60 के बीट्स पे धड़कने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 60 जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो एक हार्ट की बीट होती है, ये 2 चरणों में होती है। कभी भी आपने हृदय का धड़कन देखा होगा तो एक बार जब हृदय धड़कता है तो एक बार पहले शांत होता है, मतलब वो एक अवस्था आती है जिसमें वो शिथिल पड़ जाता है और दूसरी अवस्था में वो धड़कता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक रिलैक्सेशन और उसके बाद फिर उसका चलना, ये जो क्रिया होती है ये 2 चरणों में होती है। पहली क्रिया होती है जिसको हम लोग डायस्टोल फेज कहते हैं, जिसमें हार्ट के जो नलिकाएं होती हैं वो शिथिल पड़ जाती है, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है कि हृदय में रक्त भर जाता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में पहले हृदय में रक्त भरता है, जिस टाइम पे उसकी सारी नलिकाएं जो होती है वो रिलैक्स पोजिशन में होती है। जब पूरा हृदय जो होता है वो रक्त से भर जाता है तो उस टाइम पे आता है एक सिस्टोल चरण। उसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ती हैं और रक्त को हृदय से बाहर धमनियों से में पंप करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये धड़कन जो होती है इस तरह से बीट्स जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो एक हार्ट के पंप में एक बार पहले हार्ट जो है वो थोड़ा रुकता है, शिथिल पड़ता है, उसके बाद फिर वो पंप करता है, फिर रुकता है, फिर पंप करता है, इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। तो 2 फेज होते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल। इसी टाइम पे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, इसीलिए 2 बीपी का आता है हमारा। एक होता है, एक डायस्टोल होता है और एक सिस्टोल होता है। उसमें बीपी के 2 मेजरमेंट आते हैं, जैसे 120/80 है इसी तरह से। तो 120 क्या होता है, ऊपर वाला प्रेशर, और 80 जो होता है वो नीचे वाला प्रेशर होता है, इसी तरह का, ठीक है। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में राइट आर्टरियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, जिसके बाद फिर हमारे लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, एक आर्टरी के थ्रू जाता है, उसके बाद वेन्स के थ्रू बाहर आता है जो कि लेफ़्ट में जाता है, फिर लेफ़्ट में जाता है। इस तरह से मतलब हार्ट एक ही है हमारा, बट उसके राइट साइड में राइट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल है, और लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट आर्टरियम है। इस तरह से ये चलता रहता है। और यहाँ पे राइट वाले को कनेक्ट करती है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, और लेफ़्ट वाले को आयोटा। और ये हमारे शरीर में जो पूरा परिसंचरण तंत्र है वो कार्य करता है।
नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड क्या होता है, तो ये एक तरल पदार्थ होता है जो कि संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक फ्लूइड होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका जो पीएच होता है वो लगभग 7.4 होता है। 7.4 होता है मतलब कि एक क्षारीय घोल होता है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है हमारा ब्लड, ठीक है। याद रखिएगा 7.1 होता है। जो हमारा जो शरीर में खून होता है वो लगभग हमारे शरीर के वेट से 7% हमारे ब्लड होता है, और इसकी जो एक एवरेज डेंसिटी होती है, इसका जो औसत घनत्व होता है वो लगभग 1060 kg पर मीटर क्यूब माना जाता है। एक औसत वयस्क में जो रक्त की मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर मानी जाती है। ब्लड का कार्य क्या होता है, तो हमें पता है कि खून जो होता है हमारा वो एक संयोजी ऊतक है, मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, इस तरह से जो प्रवाहित करता है ऑक्सीजन को, साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर में उनका भी ट्रांसफ़र करता है एक सेल से दूसरे सेल में या फिर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो खून है वो किससे बना होता है। तो हमारा खून बना होता है प्लाज्मा से। रक्त के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, जिसको कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो रक्त कोशिकाएं और कणिकाओं से मिलके बनता है, प्लाज्मा से मिलके बनता है। प्लाज्मा क्या होता है, तो ये साफ पीले रंग का पानी होता है, इस तरह से होता है, हल्का येलोइश वाटर होता है, और लगभग 91 से 92% जो होता है वो इस तरह का पानी जो होता है वो पाया जाता है। इसके साथ कुछ परसेंटेज में शुगर, फैट, प्रोटीन और कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो इसमें मिले रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे शरीर, हमारे जो रक्त में विटामिन पाया जाता है, इसके साथ ही जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो हमारे खून का थक्का बनाता है, यानी कि विटामिन के वाला जो फैक्टर होता है वो सब भी पाया जाता है। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, और साथ ही प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उसके बाद आता है जो हमारा ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे जो रक्त कोशिकाएँ हैं या फिर कणिकाएँ हैं। ये 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं। पहला होता है हमारा लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है इसको, आरबीसीज कहा जाता है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पकल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। हिंदी में भी यही कहा जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे पहले आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होती है, तो ये इस तरह की डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। हमारी जो ब्लड होती है, खून होता है, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता है इसमें। और लगभग प्रति सेकंड, वयस्क ह्यूमन की बात की जाए तो प्रति सेकंड 2.4 मिलियन नए एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। बनते कहाँ पे हैं, तो अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की, तो इसमें एक बोन मैरो होता है जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है, आरबीसीज का। अगर हम लोग किसी उसकी बात करें, किसी भ्रूण की बात करें, जो महिलाएं होती हैं जब वो गर्भ धारण करती हैं, तो जो गर्भ में बच्चा होता है उसके यकृत में आरबीसीज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उसका जो लीवर होता है वहाँ पे आरबीसीज का डेवलपमेंट होता है, और हमारे शरीर में जो हमारी अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, यहाँ पे हमारा आरबीसीज का डेवलपमेंट होता है। एक जो आरबीसीज होती है वो लगभग 100 से 120 दिन तक अपना कार्य करती है, उसके बाद ये पुनः रिसाइकिल हो जाती है हमारे माइक्रोफैग्स नामक जगह से। हमारे खून में लगभग 40 से 45% जो है ये आरबीसीज पाया जाता है। अगर हम लोग एक पुरुष की बात करें तो उसमें 55 लाख पर माइक्रोलीटर जो होता है ये आरबीसीज पाया जाता है, और महिलाओं में लगभग 50 लाख पर माइक्रोलीटर आरबीसीज पाया जाता है। हमारे शरीर का जो प्लीहा होता है, जो स्प्लीन होती है, इसको रक्त बैंक कहा जाता है हमारे शरीर का, ठीक है। तो जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका जो पुनः चक्रण होता है, यानी कि हमारा रिसाइकिल होता है, वो स्प्लीन में ही होता है। हेमोग्लोबिन भी पाया जाता है हमारे आरबीसीज में, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से, और साथ ही हमारे पूरे शरीर तक पहुँचाता है। तो हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को
हमारे शरीर में विभिन्न जगहों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है अनीमिया जो होता है वो यदि हमारे खून में, हमारे आरबीसी में आरबीसी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है या फिर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। वहीं अगर पॉलीसाइथीमिया की बात की जाए तो ये क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोसिस भी कहा जाता है इसको। इसमें हमारे आरबीसीज जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं हमारे ब्लड में, जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा आरबीसी का लेवल हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, हमारा खून जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो थिक हो जाता है। ये भी खराब है, मतलब ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है जिसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा श्वेत रक्त ऊतक यानी कि ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स, WBC कहा जाता है इसको। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में जो बाहर से अगर कोई वायरस आ जाता है या फिर कोई भी रोग पहुंचाने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इनसे लड़ने का काम जो है ये WBC के द्वारा किया जाता है। इसका भी जो उत्पादन है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है, मतलब हमारे बोन मैरो में होता है इसका। तो ये WBC और RBC दोनों ही यहाँ पे बोन मैरो में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे WBC में केंद्रक पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाएगा। RBC में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, साथ ही प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये टेबल देख सकते हैं हम लोग। ह्यूमन ब्लड जो होता है उसमें लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लगभग 45% पाए जाते हैं। प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है लगभग 90%, फिर उसके बाद कुछ और कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ अकार्बनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जो हमारा WBC मतलब जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, कार्पोकल्स होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है, RBC पाया जाता है और WBC पाया जाता है। WBC फिर से 3 प्रकार का होता है। अगर कभी आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे इसिनोफिल्स लिखा रहता है, बेसोफिल्स लिखा रहता है, न्यूट्रोफिल्स लिखा रहता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स लिखा रहता है। ये सभी क्या आते हैं, हमारे WBC में आते हैं, ठीक है। और RBC का टेस्ट अगर होता है तो उसमें हेमोग्लोबिन लिखा रहता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये भी क्या होता है कि छोटे ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, तो ये भी हमारा बोन मैरो में ही बनते हैं। इसके पास कोई भी केंद्रक नहीं होता है और इसका जो जीवन होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो लगभग 8 से 10 दिनों तक का होता है। प्लेटलेट्स की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जब भी कहीं कट जाता है तो वहाँ पे खून जो होता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, खून का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, ज़्यादा खून हमारे शरीर से बह सकता है अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसके साथ ही कुछ और भी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स जो होती है वो अत्यधिक कम हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा शरीर क्या हो जाता है, हमारा शरीर जो होता है वो बीमारियों के लिए खुला हो जाता है, ठीक है। तो कई सारी बीमारियां जो होती है उस वक्त हमारे शरीर को हो सकती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे जो अस्थि मज्जा है, हमारा बोन मैरो है, इसमें सभी प्रकार का RBC जो होता है वो डेवलप होता है। WBC की बात करें तो 60 से 70% WBC जो है वो हमारे बोन मैरो में ही डेवलप होता है और सभी प्रकार का जो प्लेटलेट्स है ये भी हमारे बोन मैरो में ही डेवलप होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग फिर से कुछ और ब्लड के बारे में जानेंगे, साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ और भी टॉपिक्स जो हमारे बायो के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर